अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के क्वेश्चंस, इससे पहले हमने पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने चैप्टर कवरिंग को नहीं देखा है पूरे प्लेलिस्ट को, तो जरूर आप जाके चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अ जेनेटिक इंटरेस्ट in a study of variation and patterns of inheritance in living being prefers to choose organisms for experiment with a short life cycle provide a reason। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, कोई भी साइंटिस्ट हो या फिर कोई भी, तो वो एक शॉर्ट पीरियड वाले ऑर्गेनिज्म, शॉर्ट पीरियड, ठीक है, जिनकी लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट होती है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्यों प्रीफर करते हैं? तो एनीबॉडी वीडियो पॉज करके आंसर ट्राई कर सकते हो। चलो, जिसने ट्राई कर लिया बहुत अच्छा। तो सुनो, शॉर्ट पीरियड ऑफ और शॉर्ट लाइफ स्पेन या वाले ऑर्गेनिजम्स को प्रीफर करने का सिर्फ एक ही कारण है कि दैट उनमें चेंजेस बहुत तेजी से ऑफर होते हैं, मतलब उनमें इनहेरिटेंट चेंजेस हम एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही उनकी स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए मेंडल ने भी एक शॉर्ट लाइफ पीरियड वाला ऑर्गेनिज्म लिया, प्लांट लिया, उसी तरह से जॉर्ज जॉन मेंडल ने लिया, और दूसरी तरह से मॉर्गन ने भी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए फ्रूट फ्लाई को लिया, जिसकी लाइफ करीबन 2 वीक्स तक ही रहती है। तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कंडक्ट की जा सके, इसीलिए साइंटिस्ट भी यही प्रीफर करते हैं, जो भी जेनेटिक्स की स्टडी करता है तो ऐसी ऑर्गेनिज्म को लेना चाहता है। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनिज्म ले लिए, जैसे कि ह्यूमन में ले लिए, अब भैया वो 10 से 12 साल तक होने में उसको लगातार 12 साल आपको लगातार स्टडी करना पड़ेगा। इसीलिए शॉर्ट पीरियड जिनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को जनरली प्रीफर किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई स्टडी ऑफ द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन ड्रॉ कर लेते हैं जो अपने को देखना है। पहला, इससे पहले एक फिगर ड्रॉ स्टार्ट करते हैं। बन गया है डायग्राम, अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। स्टडी द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस गिवन फिगर को स्टडी करना है और आंसर के क्वेश्चन देना है। पहला क्वेश्चन इसमें जो पूछ रहा है, आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द क्रॉस द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन द जीन इज हायर। इन दोनों में क्रॉसेस में से लिंकेज होने के चांसेस किसमें सबसे ज्यादा है, एंड ऑल्सो गिव रीजन फॉर दिस। रीजन भी बताना है। तो पहला क्रॉस और दूसरे क्रॉस, इन दोनों क्रॉसेस में सबसे ज्यादा लिंकेज किसमें होगा? लिंकेज क्या होता था? लिंकेज एक फिजिकल एसोसिएशन होता था जीन्स के बीच में। ठीक, चलो, तो अगर दोनों में बात की जाए तो लिंकेज की अगर बात कर रहे हैं, यहाँ रिकॉम्बिनेशन नहीं पूछा है, ठीक है ना। कई लोग बोल देंगे रिकॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, बट लिंकेज के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, लिंकेज के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बताना है। तो लिंकेज के हिसाब से अगर देखेंगे तो जिसमें रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा उसमें लिंकेज उतना ही ज्यादा होगा, मतलब जिसमें पेरेंटियल कैरेक्टर्स अपने को ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों में से पेरेंटियल कैरेक्टर किसमें ज्यादा देखने को मिलेंगे? पेरेंटियल कैरेक्टर क्रॉस ए में ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम इसको लिंकेज और उसमें लिंकेज ग्रुप में पढ़ के आ चुके हैं। जब हम येलो एंड व्हाइट, येलो एज अ व्हाइट, येलो क्या लेते थे? बॉडी कलर लेते थे फ्रूट फ्लाई की, और व्हाइट क्या लेते थे हम? उसकी आई की कलर। ठीक, अब उसके ये क्या होता था? एक फीमेल और ये होता था एक मेल। ठीक, अब इसके बीच में और इनके बीच में क्रॉस कराते थे। तो हम जब क्रॉस कराते थे तो करीबन हमें 98.2% या फिर 98.7% हमें क्या मिलता था? एज पेरेंटियल कैरेक्टर देखने को मिलता था, पेरेंटियल कैरेक्टर। ठीक है, और उसके साथ साथ 1.3% रिकॉम्बिनेशन। चलो, पेरेंटियल कैरेक्टर कितना? 1.3% एज अ रिकॉम्बिनेशन और 98.7% एज अ पेरेंटियल कैरेक्टर हमें मिलता था। तो इसमें लिंकेज ज्यादा हो रहा है। ठीक, और वहीं इसके मुकाबले अगर क्रॉस में बात करेंगे, क्रॉस
बी में, ठीक है, जो क्रॉस बी हो रहा है, तो हम यहाँ वाइट एंड मिनी मैच्योर फ्लाई को एज अ फिलियल्स को लेते थे, ठीक, पेरेंटियल्स को लेते थे। ये क्या होता था, ये अपना फीमेल होता था और ये मेल होता था। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते थे। तो यहाँ पास करीबन अपने को अगर पेरेंटियल कैरेक्टर की बात की जाए तो करीबन 63 या 63 ऐसी कुछ परसेंट अपने को क्या मिलता था एज अ पेरेंटियल कैरेक्टर, और उसके साथ साथ 37% क्या मिलता था अपने को रिकॉम्बिनेशन। तो किसमें पेरेंटियल कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसमें लिंकेज उतना ही ज्यादा रहेगा। तो जनरली लिंकेज किसमें ज्यादा हो रहा है, एज अ क्रॉस ए में अपने को देखने को मिल रहा है लिंकेज कितना बहुत ज्यादा मिल रहा है एज इन कंपेरिजन ऑफ टू क्रॉस बी। चलो क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछ रहा है, लिंकेज के बेसिस पे पूछ रहा है या रिकॉम्बिनेशन के बेसिस पे पूछ रहा है। इस कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं ये दोनों। आप यहाँ इससे एक और चीज से मालूम कर जा सकता है, क्रॉसिंग ओवर। देखो लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर बहुत ज्यादा होती है जो कि अपने को क्रॉस बी में देखने को मिल रहा है। क्रॉसिंग ओवर मतलब रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होती है तो उसके परसेंटेज मिलने के बहुत ज्यादा चांसेज हो जाते हैं। नॉन पेरेंटियल क्या होगा, नॉन पेरेंटियल कैरेक्टर्स या फिर नॉन पेरेंटियल ट्रेड्स जो बनेंगे वो बहुत ज्यादा बनने लगते हैं। तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होती है, तो ये भी एक कैरेक्टर आएगा। तो इस सारी चीजों के लिए ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियोस देखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वही उठा रहा हूं जो कि एकदम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, बाकी हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे। बाकी आप बुक से देख लेना और एक क्वेश्चन लिंक भी मिल जाएगा तो वहां से आप जाके क्वेश्चंस भी डाउनलोड कर सकते हो अपने स्टडीज के लिए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पी प्लांट विथ अ पर्पल फ्लावर was crossed with a white flower producing all plants with only purple flower. On selfing, these plants produces 482 plants with a purple flower and 162 plants with a white flower. What gametic mechanism accounts for this result and explain. सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारे पास करीब 2 ठोक फ्लावर से, हमने पी के केस के लिए ये शायद लिया है, बात किया है, पी प्लांट के लिए बात किया है। एक पर्पल फ्लावर मिला, ठीक, एक पर्पल फ्लावर है और दूसरा व्हाइट फ्लावर है। अब इन दोनों की क्रॉसिंग किया हमने, ये दोनों प्लांट्स के बीच में, प्लांट्स के फ्लावर के बीच में, तो करीबन हमें 482 फ्लावर वाले प्लांट कौन से मिले, पर्पल के मिले। और वहीं पास F2 जनरेशन में इसकी फिर से हमने जब क्रॉसिंग की तो करीबन हमारे पास 162 कितने मिले, 162 व्हाइट फ्लावर्स मिले। तो इसका जेनेटिक मैकेनिज्म क्या है इसे एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जो है हम जो पढ़ गए हैं, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है, मेंडल्स लॉ के हिसाब से, तो वही इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। चलो इससे पहले इसको रब कर देते हैं। जो भी पीडीएफ, जो भी इसके क्वेश्चंस के पीडीएफ मेरे लिए सजेस्ट करना चाहता है तो दे कैन सजेस्ट, और भी क्वेश्चंस के अगर जिसको चाहिए एक्सप्लेनेशन तो आप मुझे फ्रीली कमेंट कर सकते हो। चलो तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2 फ्लावर्स हैं, पर्पल फ्लावर और दूसरा व्हाइट फ्लावर, कंप्लीट। अब ये पर्पल फ्लावर के भी क्या जीन है, पीपी, एंड व्हाइट के लिए स्मॉल पी एंड स्मॉल पी मान लो। अब इन दोनों की जब मैं इन दोनों के बीच जब क्रॉसिंग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक पी एंड एक स्मॉल पी। किस जनरेशन में, F1 जनरेशन में मिलेगा, F1 जनरेशन, ठीक है। अब ये पी एंड स्मॉल पी की फर्दर सेल्फ क्या करूंगा, सेल्फ क्रॉसिंग करूंगा, सेल्फ पॉलिनेशन बोलो या फिर सेल्फ क्रॉसिंग बोलूंगा, सेल्फ क्रॉसिंग करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा। एक पी यहाँ पर बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह अच्छा खासा चाहिए इसके लिए तो यहाँ कर लेते हैं इसी को, ये यहाँ पर देख लेना
इधर में ले लेते हैं फीमेल, ठीक, और इधर ले लेते हैं मेल। तो मेल के लिए क्या आ जाएगा, अपने पास एक p और एक स्मॉल p, और इधर साइड फीमेल के लिए भी एक p एंड एक स्मॉल p। अब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करा देते हैं। तो F2 जनरेशन में क्या अपने को मिलेगा, उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इस जो अपने पास 482 बोला गया है और दूसरा 162 शायद, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन भी देखेंगे। तो कैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, पी क्रॉस हुए तो कैपिटल P, यहाँ P एंड स्मॉल p, इन दोनों में P और ये छोटा p है, छोटा p ये समझ। तो ये P एंड स्मॉल p, ठीक है ना, दोनों सेम टू सेम दिखता है, इसलिए मैं छोटा बड़ा बना दे रहा हूँ। इसके बाद स्मॉल p एंड स्मॉल p। तो अपने पास रेशियो कितने मिल गए। रेशियो की अगर बात करेंगे तो करीबन अपने पास यहाँ पास PP रेशियो ऑफ कैपिटल P स्मॉल p रेशियो ऑफ P स्मॉल p, ठीक। तो इसका रेशियो मिला अपने को, दैट्स इज इक्वल्स टू 1:2:1, यही मिला। कितना, 1:2:1 एज ए जेनेटिक, क्या जीनोटाइपिक रेशियो मिला है, टाइपिक रेशियो। वहीं अगर फिनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो अपना कितना आ जाएगा, इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा किसका, पर्पल रेशियो, किसके हिसाब से निकाल रहे हैं, पर्पल रेशियो वाइट फ्लावर के हिसाब से। ये आ जाएगा अपना टोटल, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से पर्पल के लिए 3 और वाइट के लिए 1, मतलब 3:1। समझ आया यहाँ तक का कॉन्सेप्ट, कितना आ जाएगा, 3:1। अब जो अपने पास करीबन जो अपने पास डिटेल दी गई है, एक तो कितना दिया गया है 482 और दूसरा इसी में दिया गया है 162। तो इन दोनों को अगर निकालोगे, इन दोनों का रेशियो अगर निकालते हैं तो ये भी करीब करीब, ये दोनों के बीच में अगर रेशियो निकालता हूं तो ये भी करीब करीब 3:1 ही आता है। सॉल्व करके देख लेना, रेशियो निकाल के देख लेना, अगर इन दोनों को भी रेशियो निकालोगे तो करीब करीब 3:1 ही देखने को मिलता है। तो ये क्या, पूरा का पूरा मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहा है। समझ आया कॉन्सेप्ट। जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए इतना बड़ा आपको एक्सप्लेनेशन अपने एग्जाम में भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट जेनेटिक मैकेनिज्म अकाउंट दिस रिजल्ट्स, कौन सा मैकेनिज्म यहाँ फॉलो हो रहा है, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की मैकेनिज्म यहाँ फॉलो हो रही है, ठीक है। कौन सी मैकेनिज्म, उसके हिसाब से ये तो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर आ रहा है। अब इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंट फॉलो हो रहा है, ठीक। वैसे जीनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे तो 1:2:1 आया है, बट अगर वही फिनोटाइपिक रेशियो मतलब डोमिनेंट एंड रिसेसिव के केस में बात करेंगे तो पर्पल और व्हाइट का 3:1 आया। तो यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस पूरी तरह से वर्क कर रहा है, ठीक। तो ये पूरे प्रोसेस को आपको ऐसे जैसे लिखते जाओगे, पहले क्रॉसिंग, फिर उसको थोड़ा सा यहाँ पास एक्सप्लेन कर देना, ठीक। फिर एक्सप्लेन करने के बाद जस्ट F2 जनरेशन में पहुंच जाना। तो क्या किया हमने, यहाँ सेल्फ क्रॉसिंग की और ये अपने पास मिल गया, ठीक। इसका जीनोटाइपिक रेशियो इतना आया, फिनोटाइपिक रेशियो इतना आया, ठीक। तो ये करीब करीब इतना होगा, ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा। तो एक स्क्रीनशॉट ले लो और बीच में कहीं थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कपल्स विद अ ब्लड ग्रुप A एंड B, एक कपल हैं, ठीक है, एक कपल हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, A और B है, रिस्पेक्टिवली हैव अ चाइल्ड विथ अ ब्लड ग्रुप O, और जो उनका बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप O है। मम्मी पापा AB के हैं और बच्चा O ब्लड ग्रुप का है। चलो ये भी ठीक है, हो सकता है। वर्क आउट अ क्रॉस टू शो हाउ इट इज पॉसिबल, एक वर्किंग सिस्टम शो करो, एक क्रॉसिंग शो करो कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक। यहाँ पास कैसे पॉसिबल हो सकता है, कई लोगों को लग रहा है कि नहीं पॉसिबल है, ठीक। मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी लगा था नहीं होगा, बट होता है, अभी देखेंगे कैसे होता है, ठीक।
इसके बाद पॉसिबल्स एंड द प्रोबेबल ब्लड ग्रुप दैट कैन बी एक्सपेक्टेड इन अदर ऑफस्प्रिंग्स, और कौन कौन से और ऐसे ब्लड ग्रुप हो सकते हैं जो दूसरे इस एक बच्चे के अलावा और दूसरे बच्चे में हो सकता है ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो चलो उसके अगर उनके और बच्चे हैं तो भैया उसके और बच्चों के और भी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, तो उसको पूरे को निकालना है। तो ये एक मजेदार क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी रहेगा बट मजेदार है। इससे पहले ये सारी चीज़ों को नोट करते जा रहे हो ना, क्योंकि भैया कई बार हो जाता है कि पीडीएफ नहीं रहता है, इन सब का पीडीएफ नहीं रहता है। ठीक, तो मैं कोशिश तो करता हूँ सारी चीज़ों का पीडीएफ बनाने के लिए, पर अगर कहीं छूट जाएगा तो ट्राई करना, कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक, चलो तो ये हो गया प्रोसेस। अब करते हैं क्या चीज़ अपने पास एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप ए है। फीमेल है, ठीक है, फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप बी है। ये अपने पास कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब यहाँ एक चीज सोचो, अगर मेल ए है और फीमेल बी है तो उसका कभी भी ब्लड ग्रुप बच्चे का ओ नहीं होगा। ठीक है, ये दिमाग में हमेशा सोचो, कभी भी ओ नहीं होगा, पर होगा भी तो एक कंडीशन एप्लीकेबल है दैट ये एक टाइप का हेट्रोजाइगस जीन होना चाहिए। कौन सा जीन होना चाहिए, HETEROZYGOUS, हेट्रोजाइगस जीन होना चाहिए, इनके पास भी और इनके पास भी। ठीक है, हेट्रोजाइगस जीन होना चाहिए। वो भी हेट्रोजाइगस जीन कौन सा जीन होगा, हेट्रोजाइगस जीन ए और स्मॉल आई। ठीक है, कौन सा है, फॉर ये वाला जीन, इसको थोड़ा सा मैं गलत लिख दिया हूं, ये कौन सा जीन होगा, ए ब्लड ग्रुप के लिए आई जीन कोड करती है, आई ए जीन कोड करती है, और ओ ब्लड ग्रुप के लिए स्मॉल आई कोड करती है। अब आया दिमाग में, हाँ भाई, अब यहां से कई लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये हेट्रोजाइगस जीन्स मेल्स में और ये फीमेल में प्रेजेंट होगा। अब यहां इनके बीच में अगर क्रॉसिंग करते हैं तो चलो क्रॉसिंग कर लेते हैं। तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सिस्टम में दिखाई भी देता है। ठीक है ना, आइए इसके साथ क्या आई बी की क्रॉसिंग कर दो, आई बी, एक आई ए फिर से ले लो और इसकी आई स्मॉल आई के साथ क्रॉसिंग कर दो। ठीक है, इसके बाद आई बी ले लो और इसकी किसके साथ क्रॉसिंग कर दो, आई ए, आई बी, एक ही उल्टा सीधा करो, चाहे जो करो। ठीक, आ तो जाएगा, आई ए है तो इसकी आई के साथ रिएक्शन कर दो। ठीक है, क्रॉसिंग आखिरी में आई आई का कर दो, आई एंड आई, एक ही चीज को करके यह फायदा। अब इन दोनों में अगर ये दोनों जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, तो ये दोनों ही डोमिनेंस है, और ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, को डोमिनेंस की मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। वीडियो तो क्लियर है ना, कौन सा मैकेनिज्म, को डोमिनेंस की मैकेनिज्म, तो एक नंबर। चलो तो ये क्या बना लेगा अपना, ए आई ए एंड आई बी, और ये दोनों टोटली खुद को एक्सप्रेस करते हैं, को डोमिनेंस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, मतलब खुद ही अगर दोनों जीन्स प्रेजेंट है तो दोनों ही जीन्स अपने को पूरी इंडिपेंडेंटली तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। तो एक प्रोजेनी हो सकता है या फिर ऑफस्प्रिंग, उसका ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है। ठीक, अगर किसी का ब्लड ग्रुप, अगर मान लेते हैं मेल का ब्लड ग्रुप आई है और फीमेल का आई है, मेल का आई ए है, तो ये क्या बना लेगा, आई ए एंड आई, और ये कलेक्टिवली मेरा ए ब्लड ग्रुप देंगे। इसी तरह से सबका कर लो, आई बी एंड आई, और ये कलेक्टिवली क्या दे देंगे, ये अपने पास बी ब्लड ग्रुप, और यहाँ पास आई एंड आई, स्मॉल आई, और ये अपने पास ओ ब्लड ग्रुप दे देंगे। समझ आया ब्लड ग्रुप कैसे मिल रहा है। तो हाँ, कौन सी कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन, मतलब हेट्रोजाइगस की कंडीशन होगी, तभी ये चीजें पॉसिबल है। ठीक, चलो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें मैकेनिज्म मत भूलना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और कुछ छूट तो नहीं किया है, आई डोंट थिंक सो कुछ छूटा है। हाँ, इसी में एक और क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द जेनेटिक बेसिक ऑफ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो जेनेटिक बेसिस, कौन सा जेनेटिक बेसिस है, एज मैंने पहले ही बताया, कोडोमिनेंट जेनेटिक बेसिस यहाँ एज अ वर्किंग करता है। ठीक,
वो एज पूरे के पूरे 2 जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, 2 जीन्स में टोटल नंबर ऑफ जीन्स टोटल 3 रहते हैं, ठीक। उसमें से जो खुद को एक्सप्रेस कर लेते हैं वो सारे जीन्स में टोटली अगर प्रेजेंट रहेंगे तो IA एंड IB खुद को एक्सप्रेस करते हैं। बट जो ये स्मॉल आई होता है ये एक रिसेसिव जीन है, अगर ये प्रेजेंट रहता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही खुद को एक्सप्रेस कर पाता है और O ब्लड ग्रुप देता है, ठीक। चलो, तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म हो जाएगा इसकी तरह, मतलब मैकेनिज्म क्या फॉलो हो रहा है, एज अ कोडोमिनेंस की यहाँ मैकेनिज्म अप्लाई हो रही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। ये मैं बुक कौन से बुक से उठाता हूँ, ये प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन बुक से अपन क्वेश्चन उठाते हैं, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hemophilic father can never pass a gene of hemophilia to his son. Why? ये क्वेश्चन ना करीबन मैं अगर 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखा हूं उसमें से 10 साल में तो 5 साल आया ही है, मतलब अल्टरनेट में 1 साल आप मान सकते हो कि आएगा ही आएगा, ठीक। मैं जी इस साल अभी इसी साल पेपर दे के आया हूँ, मेरे में नहीं आया था, शायद अगले साल वाले में आया, तो ये आता ही है ये क्वेश्चन इस चैप्टर या इस टॉपिक से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मात्र। तो एक हीमोफिलिक अगर फादर है, ठीक, एक क्या है, एक अफेक्टेड फादर है हीमोफिलिक का, तो वो कभी भी डिसीज अपने बच्चे को यानी अपने सन को क्यों ट्रांसमिट नहीं करेगा। एक पॉइंट है, उसी के थ्रू 1 मार्क्स का आंसर है, सॉरी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स का एक ही पॉइंट में समझ लेते हैं। ये 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, 4 में 5 में भी, तो 5 में थोड़ा सा एब्लोबरेट कर देना। तो जस्ट किस तरह से अपने पास अगर मेल की बात करेंगे, अगर हीमोफिलिक है तो अफेक्टेड मेल है, मान लेते हैं अफेक्टेड मेल है, फिर भी नहीं ट्रांसफर कर पाएगा, XX है और S इसके पास एक Y रहेगा, और अपने पास फीमेल मदर है जो कि अनअफेक्टेड है, तो उसके पास क्या रहेगा, SXX रहेगा। समझ आया। अब यहां पास से ये कभी भी अपने सन को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा ये डिसीज। क्यों नहीं डिसीज ट्रांसमिट कर पाएगा, क्योंकि यहां से अगर एक X निकलता है, यहां से अगर एक X निकलता है, XH होमोफिलिक वाला मान लेता हूं, होमोफिलिक ही ले लो, यहां से क्या निकल रहा है, एक नॉर्मल X निकल रहा है। अब ये दोनों नॉर्मल X और ये दोनों नॉर्मल X एक दूसरे के साथ क्रॉस करके जाइगोट बना लेंगे XH और X का, और ये क्या बना लेगी, एक गर्ल बनाएगा। क्या इसमें बनेगा, एक फीमेल। अब मेल की कंडीशन के लिए ये Y आएगा और यहां से ये X आएगा, ठीक है, ये Y और ये X, तो ये टोटल क्या बना लेगा, XY बना लेगा। अब XY में कभी भी मेल ट्रांसमिट कर पाएगा क्या, यहां से एक्सपेरिमेंट थ्रू से भी समझ आ गया, कभी ट्रांसमिट कर सकता है नहीं, क्योंकि अगर यहां से X निकलता है तो ये हमेशा एक फीमेल चाइल्ड को बर्थ देगा। अगर फीमेल चाइल्ड बन रहा है तो मेल में कहां ट्रांसफर हो पाएगी ये डिसीज। अगर पेरेंट वैसे भी अगर अफेक्टेड रहा भी तो कभी भी इस डिसीज को सन में ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। समझ आ गया। चलो, तो इसका एक और कारण है, एक तो ये कारण हो जाएगा, ये ऐसा एक्सप्लेन करके लिख देना एग्जाम में। दूसरा अगर आया इसी तरह से तो दूसरा कारण, क्योंकि ये एक्स लिंकेज रिसेसिव डिसीज होती है, एक्स लिंकेज रिसेसिव डिसीज है, मतलब ये हमेशा एक्स वाले एलिमेंट को ही इफेक्ट करेगी, ठीक है, वाई पे कभी भी इफेक्ट नहीं करेगी, और वाई ही हमेशा क्या एक सन को क्रिएट करता है या फिर एक सन की प्रोजेनी या फिर एक सन का जनरेशन को लाता है, ठीक। एक सन ही प्रोजेनी तभी बनेगा जब उसके पास वाई हो। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक। तो इसीलिए कभी भी ये डिसीज फादर अपने सन में ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ट्रांसमिट कर ही नहीं सकता। और ये हमेशा क्या सेक्स लिंकेज रिसेसिव डिसीज है, तो ये हमेशा मदर से किसमें ट्रांसमिट होगी, मदर से ट्रांसमिट होगी सन्स में, ठीक। अगर मदर्स के केस में बात करें तो मदर अगर ह्यूमोफिलिक है तो ये कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और मान लेते हैं फादर अनअफेक्टेड है या फिर अफेक्टेड भी है, तो भी ये फादर अभी भी इस केस में भी नहीं कर पाएगा।
अभी भी इस केस में भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ से x निकला, यहाँ से x निकला, तो ये XH और ये XH, ठीक है। ये बहुत ही रेयरर कंडीशन होती है, ये वाली जो अभी मैंने कंडीशन बनाई, ये सबसे ज्यादा रेयरर कंडीशन होती है हीमोफीलिया की, कि एक डॉटर को, एक लड़की को या फिर एक फीमेल को बोलो कि हीमोफीलिया हुआ है, ठीक है। तो ये फीमेल के केस में आ जाएगा, फीमेल के केस में आ जाएगा। बट यहां से अगर एक एक्स भी निकलता है, ठीक है, एक होमोफीलिया वाला एक्स निकलता है, मान लेता हूं, कौन सा एक्स, होमोफीलिया वाला एक्स निकलता है, और यहां से वाई निकलता है, तो ये एक्स वाई, तो ये हमेशा क्या, मदर ही ये डिसीज को बच्चे में ट्रांसमिट कर रही है, इनहेरिटेड कर रही है, ठीक, समझ आया कॉन्सेप्ट क्या है। ये और ये बन गया अपने पास, और ये अफेक्टेड सन। तो ये कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना, तो अगर कोई पूछे तो इस तरह से एक्सप्लेन कर देना, नहीं तो अपना कॉन्सेप्ट यूज करके फिर एक्सप्लेन कर देना, एक्सप्लेन कर ही देना, छोड़ना मत सामने वाले को, क्वेश्चन कैसे पूछा। चलो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस टॉपिक 1 फिर से खुल गया यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोक अभी मेरे को चार्ट बनाना पड़ेगा, तो 2 मिनट रुक जाना, फिर चार्ट बना के फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक, कंप्लीट। चलो, तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन को एक बार रीड करा के सुना देता हूं। आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई एंड एफ इन दी फॉलोइंग टेबल गिवन बिलो। ए बी सी डी ई एंड एफ जो भी दिया है सबको आइडेंटिफाई करना है। तो चलो, तो ये अपन को जिसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर समझ आ गया था, तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, पर लिखेंगे हम दाएं हाथ से, क्योंकि मैं राइटी हूँ। चलो, तो पहला क्या दिया है, सिम्टम्स दिया गया है, दूसरा कॉज दिया गया है, तीसरा कैरेक्टर्स दिया गया है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होगा उसमें किस तरह के कैरेक्टर्स शो करेंगे, चौथा सेक्स दिया गया है, तो वो मेल होगा, फीमेल होगा, या फिर बोथ, उसका कैरेक्टर क्या होगा वो अपने को बताना है, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पहला, ये दूसरा, इसे तीसरा रो समझ सकते हो। पहला रो में दिया गया है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में इसका कॉज क्या होता है, एक दिया गया है अपने को, डाउन सिंड्रोम में इसका कॉज होता है ट्रायोसोमी ऑफ 21, ठीक, यही कॉज है, क्योंकि अपने को 21 क्रोमोसोम की एक डुप्लीकेट प्रेजेंट रहता है। कितना, 21 क्रोमोसोम का एक डुप्लीकेट प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण अपने पास टोटल 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, याद है। अब इसके दोनों के कैरेक्टर्स क्या होंगे, दो ठोक अपने कैरेक्टर बताना है। पहला कि ओ पार्टली ओपन माउथ, जो भी इससे अफेक्टेड रहेगा, इस डिसऑर्डर से गुजरते रहेगा, उसका हमेशा मुंह हल्का सा खुला रहेगा। दूसरा, जनरली एक राउंडेड हेड रहेगा। तीसरा भी लिख लो कि फोल्डेड टंग रहेगा। तो ये सारे कैरेक्टर्स आप लिख सकते हो ए एंड बी की जगह, तो 2 लिख लेना जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट आता है सेक्स ऑफ मेल और फीमेल और बोथ, कौन सा होगा, मेल होगा, फीमेल या फिर बोथ, किसको होने के चांसेस हैं ये, तो ये दोनों को ही चांसेस हैं, तो इसकी जगह बोथ लिख लेना। क्या आ जाएगा इसकी जगह, बोथ। लिखते भी जाता हूँ, चलो यार भर लेना। इसकी जगह फर्स्ट इसका एक क्या आ जाएगा, फोल्डेड या फिर राउंडेड हेड। दूसरा कैरेक्टर लिख लो पार्टली ओपन माउथ, ठीक है, हमेशा हल्का सा मुंह खुला रहेगा। तीसरा कैरेक्टर की जगह नहीं दिया है, नहीं लिखेंगे। चलो, तीसरा सिंड्रोम्स, ये अपने को पता ही नहीं है क्या डिसीज है, ठीक है। इसमें कॉज बताया गया है कि इसका कॉज में क्या होता है, एक्स और एक वाई हो जाता है, मतलब एक्स एंड वाई, यहाँ एक सेक्स क्रोमोसोम या फिर बोल सकते हो एक्स क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज कर जाता है। अब ये कौन से डिसीज में इंक्रीज करता था, एक नंबर हमें के लाइन फिल्टर सिंड्रोम में इंक्रीज करता था, समझ आया, के लाइन फिल्टर सिंड्रोम में यूज करता था, तो इसकी जगह लाइन सिंड्रोम लिखा है, ठीक है, के लाइन फिल्टर सिंड्रोम। इसमें एक नंबर ऑफ इंक्रीज कर जाता था, एक एक्स क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज कर जाता था। इसके बाद ओवरऑल इसमें मस्कुलाइन डेवलपमेंट होते थे, बट किसमें मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा, मेल्स में तो मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा, ठीक है, मस्कुलाइन डेवलपमेंट तो होता है, बट ओवरऑल इसके कारण कुछ और कैरेक्टर्स पे इफेक्ट आता है, जैसे कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, ठीक है,
ठीक है, जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की कमी रहती है, यहाँ भी इनमें भी ऐसी कंडीशंस आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कि ये इसका सेक्स क्या होगा, मेल होगा, फीमेल होगा या बोथ होगा। ये किसको होता था, सिर्फ और सिर्फ ऐसी वाली कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ समझ जाना, अगर एक्स एंड वाई दिया है तो ये हमेशा मेल के लिए होगा, और ये एक्स बढ़ गया तो ये किसके लिए बढ़ा है, ऐसे ये सिम्टम्स के कारण बढ़ा है, तो ये कौन सा करेक्टर आ जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेल। तो ये किसके लिए हो, किसमें सिर्फ हो सकता है ये डिसऑर्डर, केलाइन-फिल्टर सिंड्रोम मेल्स में हो सकता है। नेक्स्ट और आखिरी बात कर लेते हैं टर्नर सिंड्रोम्स। टर्नर सिंड्रोम्स में 45 ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एक एक्स जो रहता है, एक्स क्रोमोसोम की नंबर डिक्रीज कर जाता है, मतलब वो रहता ही नहीं है, हट जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, ये एक टाइप का क्या है, ये सारी की सारी किस टाइप की डिसीज है, ये सारी की सारी किसके अंदर आती है, एनियोपॉलीपोलाइडी के कारण आती है, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एनियोपॉलीपोलाइडी, तो उसके कारण इसमें एक एक्स क्रोमोसोम रिमूव हो जाता है। इसके कारण क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, जो भी इंडिविजुअल इससे अफेक्टेड रहेगा, मेल हो या फीमेल हो, उसमें क्या इफेक्ट क्या रहता है। सबसे पहले बताओ कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा या बोथ होगा। यस, क्या होगा, फीमेल होगा, एफ लिखा है फीमेल। ठीक है, ये फीमेल्स में ही कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो दो कैरेक्टर्स इसके बताओ, क्या क्या दो कैरेक्टर्स हो सकते हैं। पहला कि ओवरीज आर रूडिमेंट्री, और ओवरी आर रूडिमेंट्री। ठीक, दूसरा सबसे फेमस है लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। समझ आ गया। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स आप भर लेना। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं फिलिंग के लिए, तो ये वाला कंप्लीट हो जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ प्रीडिग्री ऑफ अ फैमिली ट्रेसिंग अ मूवमेंट ऑफ अ जीन्स ऑफ ह्यूमोफिलिया, एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड डिसीज फॉर दिस फैमिली। मतलब ये टाइप का क्या है, प्री डिग्री पाई डिग्री एनालिसिस है। अब एक किसके लिए, एक सर्टन फैमिली के लिए, किसी भी एक फैमिली के लिए दिया गया है। अब उसमें नेक्स्ट जनरेशन में ये डिसीज किस तरह से ट्रांसमिट हो सकती है, इस तरह से इनहेरिटेड हो सकती है। यहाँ पास अफेक्टेड कौन है, अफेक्टेड जनरली इसके आगे का थोड़ा सा बाकी है कि ये अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड है, और इनका ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा ये अफेक्टेड होगा, दोनों ही केसेस में अफेक्टेड होगा। मान लेते हैं इसमें फीमेल आ रही है, क्वेश्चन में दिया फीमेल दिया है तो फीमेल। तो अब ये नेक्स्ट जनरेशन में जैसे ये डिसीज ट्रांसमिट होगी तो इसके चांसेस क्या हैं, इसकी स्टडी करना है अपने को। तो चलो इसको प्री डिग्री को एनालाइज करो एक बार फटाक से, जो कॉन्सेप्ट आपको स्क्रीन एक बार पॉज करके एनालाइज कर लो, जो चीज़ें आपको समझ आ रही है, ठीक है ना, वो सारी एनालाइजिंग जो हम करेंगे एक कॉन्सेप्ट वाइज में लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या दिखा, एक अफेक्टेड मेल है और उसके साथ अनअफेक्टेड फीमेल, इन दोनों के बीच में मेटिंग हुई, इन दोनों के मेटिंग के कारण दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए। अब दो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुए उसको एक कॉन्सेप्ट की और समझो, यहाँ पर से बनाते जाता हूँ। मान लेते हैं ये किसकी कंडीशन दी गई है, ये कौन से डिसीज की कंडीशन दी गई, इसको भी समझ लेते हैं। अपनी डिग्री ह्यूमोफीलिया की, चलो ह्यूमोफीलिया मेरे को लगा कलर ब्लाइंडनेस, तो ह्यूमोफीलिया मान लेते हैं। फीमेल्स के केस में क्या आ जाएगा एक्स एंड एक्स, एंड मेल के केस में आ जाएगा एक्स एच एंड वाई। अब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए दो ठोक, तो मान लेते हैं x1 में अपने पास जो शो किया गया है, तो यहाँ पर दो फीमेल प्रोड्यूस हुई है, तो यहाँ पर जो दो फीमेल प्रोड्यूस हुई हैं, एक फीमेल ये, तो इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इसके कैरेक्टर में आ जाएगा कुछ इस तरह से, एक एक्स और एक एक्स एच। ठीक, ये डिसीज हमेशा अगर मेल के पास है तो मैंने बताया था मेल से हमेशा डॉटर में ट्रांसमिट होती है, और मदर के पास है तो हमेशा सन में ट्रांसमिट होगी। ये क्रिस क्रॉस डिसीज भी बोला जाता है, एक टाइप की क्रिस क्रॉस डिसीज है। तो दो ठोक अपने पास क्या मिली, दो ठोक अपने पास चांसेस हैं कि दैट इसमें फीमेल जो है वो अनअफेक्टेड है। ठीक है,
तो इधर साइड भी अपने पास अगर फीमेल फीमेल बन रही है तो इधर एक एक्स एक नॉर्मल एक्स से बन गई और एक यहाँ पास इस एक्स से बन गई, तो एक्स एक्स से जो भी लो तो एक इफेक्टेड मिलेगा, ये मिलेगा ही मिलेगा, चांसेस है ये है, पूरी तरह से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, यहाँ से एक्स नॉर्मल उठाओ या एक्स एक्स को उठाओ, एक एक्स तो यहीं से उठना है, मेल से ही उठना है, मतलब ट्रांसमिट तो होगी ही। चलो, तो ये अब आ गया अपने पास F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में जो पेरेंट है अगर मेल ये डिसीज कैरी करता है तो ये यहाँ 50-50% चांसेस हैं, एक 50% इसके पास चांसेस हैं, दूसरा 50% चांसेस यहाँ पास हैं कि ये नेक्स्ट लेवल में यानी F1 जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, 50% एक ऑफस्प्रिंग के बाद, 50% नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग के बाद, मतलब दोनों 50-50% नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होने के चांसेस। ठीक है, मेल के लिए बात करेंगे, इसको जैसा एज अ मेल के लिए बात कर लो, तो अगर इसके लिए फीमेल में तो ट्रांसमिट होगी ही, आप चाहे जो कर लो, पर अगर मेल की बात करेंगे तो एक चांसेस है कि एक अफेक्टेड AFFECT अफेक्टेड मेल बने, सॉरी फीमेल, और एक नॉर्मल एक्स एंड यहाँ से वाई निकला, एक नॉर्मल सन या फिर नॉर्मल मेल लिख लो। 50% चांसेस इसके हैं और 50% चांसेस इसके हैं, इस कॉन्सेप्ट को लिख लो। ठीक है ना, पुराना वाला कॉन्सेप्ट हटा दो, ये कॉन्सेप्ट। ठीक, तो यहाँ पास फीमेल आने के भी 50% चांसेस है, अफेक्टेड फीमेल, और एक नॉर्मल मेल आने के भी 50% चांसेस है। चलो, तो ये नॉर्मल वाला तो कोई काम का नहीं है क्योंकि अपने पास एनालाइसिंग में 2 अफेक्टेड फीमेल्स ही दी गई हैं, तो 2 अफेक्टेड फीमेल्स हैं, अफेक्टेड है, वो दूसरा वाला अनअफेक्टेड है, वो अपने को पता नहीं है। नेक्स्ट, तो ये क्या बनाई इन्होंने, एक अफेक्टेड फीमेल और एक नॉर्मल मेल। अब मान लेते हैं यहाँ पर जो स्टडी में दिया गया है अपने पास इस वाले चार्ट में, इस वाले चार्ट में एक अपने पास अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड को इस तरह से ड्रॉ तो कर नहीं सकते, अफेक्टेड फीमेल एक नॉर्मल मेल से क्या कर लेती है, मैरिज कर लेती है। ठीक, अब इन दोनों के बीच पे भी मेटिंग होगा, मेटिंग से एक अफेक्टेड मेल की प्रोडक्शन होगी, मतलब ये वाला एक्स, इसको अगर एक थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, एक्स एंड एच, ठीक, एक्स एंड एच मेटिंग्स विथ किसके साथ, एक प्लस कर लो एक्स एंड वाई, एक नॉर्मल मेल। तो यहाँ पर जो ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, जैसे मेल प्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ मेल प्रोड्यूस होने के क्या क्या चांसेस है, पहला तो ये देखते रहो। इसको थोड़ा सा यहाँ बना लूँ, क्या बना लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बड़ा आएगा, इसीलिए यहाँ तो एक्स एंड एच और ये किसके साथ, एक्स एंड वाई के साथ। अब यहाँ 4 चीजें आने की जिसको पॉसिबिलिटीज हैं अगर इन दोनों के बीच में मैटिंग होती है तो। चलो, पहला एक्स और ये वाई, एक्स एंड स्मॉल एक्स, ठीक है, एक्स एंड एक्स मिलके एक नॉर्मल फीमेल बना लेंगी, एक तो नॉर्मल फीमेल आने के चांसेस, एक एक्स एंड एक्स वाई, एक नॉर्मल मेल आने का भी चांसेस है 25%। इसके बाद ये एक्स और ये एक्स, सॉरी ये एक्स एंड ये एक्स, तो ये एक्स एंड स्मॉल एक्स, तो यहाँ एक कैरियर फीमेल आने का फिर से चांस आ गया। यहाँ से एक एक्स उठा, यहाँ से एक, तो यहाँ पास एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, तो यहाँ एक और अफेक्टेड मेल बन गया। तो मतलब अपने पास डिसीज एंड अनडिसीज्ड होने की चांसेस भी यहाँ नेक्स्ट जनरेशन में 50% फॉर अनअफेक्टेड के लिए आ जाएगी और 50% अफेक्टेड, या अफेक्टेड की मत बोलो, या फिर इसको सिंपल सा 50% बोलो, या फिर इसको 25% बोलो, 25% हो जाएगा यहाँ, 25% कैरियर की चांसेस आ जाएंगे, और अफेक्टेड की बात करेंगे, ये अफेक्टेड की कंडीशन आ जाएगी 25% नेक्स्ट जनरेशन में चाइल्ड हो सकता है अफेक्टेड हो। चलो, तो ये कंडीशन आ जाएगी, इसको पूरे का चार्ट की आ जाएगी। अब इस चार्ट को पूरा स्टडी हमने कर लिया है इस अकॉर्डिंग के, तो यहाँ पर जो अपने पास मेल बना है तो हो सकता है ये मेल है ही, वैसे भी अफेक्टेड ही मेल है, तो यहाँ 20-25% अगर सब चीज डिवाइड कर दोगे तो 20-25% चांसेस हैं कि वो अफेक्टेड भी हो सकता है, 25% चांसेस है कि नॉन अफेक्टेड भी। तो इस वाले केस पे अपने पास 25% चांसेस मिल जाते हैं इसको अफेक्टेड होने का।
अब ये जो यहाँ पास फीमेल दिया गया है सेकेंड वाले केस में, अब ये अपने को मालूम नहीं है क्योंकि यहाँ पास से एनालाइजिंग से तो ये पता नहीं चल पाया है कि ये किस तरह का है, क्योंकि अगर यहाँ पास से अफेक्टेड आ गया तो अपने पास मालूम चल गया कि ये फीमेल क्या थी, अफेक्टेड थी। अब हो सकता है यहाँ पर 25% चांसेस है कि ऐसा, या फिर 50% बोलो इसके लिए, ये वाले के लिए 50% चांसेस है कि अफेक्टेड है और यहीं पास 50% चांसेस है कि ये नॉन अफेक्टेड है, क्योंकि अपने पास यहाँ दो कंडीशंस आई, एक तो जनरली नॉन अफेक्टेड के लिए एक्स एंड एक्स, और एक आया अफेक्टेड के, अफेक्टेड यानी अफेक्टेड मत बोलो, कैरियर के लिए बोलो, ठीक। एक कैरियर के लिए 25% चांसेस हैं, कैरियर, यहाँ कैरियर ये हो सकती है, फीमेल कैरियर भी हो सकती है और नॉन अफेक्टेड भी हो सकती है। चलो, तो इस तरह से पूरा का पूरा मैकेनिज्म वर्क करेगा और इसी तरह से आपको मैकेनिज्म पूरी तरह से एग्जाम में एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो इस स्टडी को किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे उन दोनों के बीच में मैटिंग हुई, मेल एंड फीमेल अगर अफेक्टेड है तो अपना 50% चांसेस है कि अफेक्टेड फीमेल क्रिएट कर सकता है, या फिर अफेक्टेड मत बोलो, अफेक्टेड गलत हो जाएगा, यहां मैंने गलत लिख दिया, इसकी जगह कैरियर लिखो, कैरियर सबसे सूटेबल वर्ड है, एग्जाम में आपका मार्क्स भी नहीं कटेगा। 50% चांसेस है कि एक कैरियर फीमेल बन जाएगी और 50% चांसेस है कि एक नॉर्मल मेल बनेगा अपना F1 जनरेशन में, ठीक है, इसी तरह से होगा। अब अगर वो एक कैरियर फीमेल है, मान लो ये भी कैरियर, तो ये अगर नेक्स्ट जनरेशन में किसी एक नॉर्मल मेल के साथ मीटिंग होती है इनकी, ठीक है, मैरिज होती है, फिर मीटिंग होती है, तो यहाँ सब आने के चांसेस हैं, मतलब मेल, फीमेल, अफेक्टेड, नॉन अफेक्टेड, ये सब 20-25% आ जाएगा, ठीक। यहाँ पास भी फीमेल के दो चांसेस आ जाएंगे कि 25% हो 25% वाली मीटिंग पे भी अगर फीमेल ऑब्टेन हो रही है तो उसके 50% चांसेस है कि वो कैरियर होगी और 50% चांसेस है कि नॉन अफेक्टेड भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको नोट करना पड़ेगा और एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनो, व्हाई इज ह्यूमोफिलिया जनरली ऑब्जर्व्ड इन अ ह्यूमन मेल, एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच द ह्यूमन फीमेल्स कैन बी ह्यूमोफिलिक। तो ये वाला जो अपन ने शुरू वाली कंडीशन एक्सप्रेस की थी, अगर अपना मेल ह्यूमोफिलिक होगा और अदरवाइज दोनों के दोनों मेल एंड फीमेल दोनों ही ह्यूमोफिलिक होंगी, तभी एक ऐसा चांसेस बनता है कि दैट फीमेल शुड बी अ ह्यूमोफिलिक। पर उसके अलावा और कोई चांसेस ऐसा नहीं है जिसमें ऐसा कंडीशन बन सके कि मेल एंड फीमेल एक फीमेल ह्यूमोफिलिक हो, ठीक है, वो वाला कंडीशन। और बाकी उसके अलावा जो मेल क्यों होता है ह्यूमोफिलिक उसको एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा राइट कर लो, अ प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल वाज एडवाइज्ड टू अंडरगो एमटीपी। एक फीमेल है जो कि जिसे एडवाइस किया गया है उसके डॉक्टर द्वारा दैट यू शुड अंडरगो एमटीपी। एमटीपी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब बच्चे को गिराना वराने वाला केस है, ठीक है। अब ऐसा क्यों? इट वॉज डायग्नोसिस बाय हर डॉक्टर दैट द फ्यूटस सी इज कैरीड हैज अ developed from zygote formed by XX egg and fertilized by Y carrying sperm। अब ये एक ऐसी कंडीशन है कि जब डॉक्टर ने इसका रीजन भी बताया कि जो वो बच्चा जिसमें फ्यूटस उसके पास है, बच्चा जो उसके पेट में पल रहा है, दैट वो बच्चे के पास एक दो XX है और एक इसके साथ साथ एडिशनल मेल के स्पर्म का बाई है, ठीक। टोटल कंडीशंस कौन सी आ गई? XXY। ये कौन सा है? XXY। विच कंडीशन इज दिस? केलाइन-फिल्टर सिंड्रोम। चलो अभी थोड़ी समझाना नहीं था यार, बता दिया मैंने, सॉरी। Why was she advised to undergo MTP? तो डॉक्टर ने ऐसा क्यों एडवाइस किया कि तुम MTP के अंडर जाओ? तो इसका कारण साफ सा एक ही है, ये एक टाइप का केलाइन-फिल्टर सिंड्रोम है। तो ये एक टाइप का बहुत बड़ा डिसऑर्डर होता है एक मेल्स में जो देखने को मिलता है। इसमें लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट, मेल्स आर जनरली स्टेराइल्स, उनमें बच्चे पैदा करने की ट्रेडियंसी या फिर वो बोल सकते हैं कि कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक। स्पर्म की पावर बहुत ही कम होती है, बल्कि बोल सकते हैं ना के बराबर ऐसी।
तो ये भी एक कंडीशन आ जाएगा। जनरली मस्कुलाइन डेवलपमेंट तो हो गया, मस्कुलाइन डेवलपमेंट बॉडी वॉडी बनेगी, बट उसके साथ साथ फीमेल्स कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेगा, फीमेल्स ट्रेड्स भी, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक। तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि फीमेल्स को होती है, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है एज दीज कैरेक्टर्स आल्सो अपीयर्स इन मेल्स। तो इसीलिए उनको कंसीडर किया गया उनके डॉक्टर द्वारा दैट यू शुड अंडरगो एमटीपी, एमटीपी के आप करा लो। अब भैया वैसे तो गलत है, जो बन रहा है निकल रहे हैं बच्चे, आने दो भैया, पर क्यों एडवाइस किया आई डोंट नो। तो इसका ठीक, तो इसमें स्क्रीनशॉट क्या लेना है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो जस्ट वेट फॉर सेकेंड। चलो हो गया, डायग्राम क्रिएट हो गया। एक टाइप का जीएनए सीक्वेंस है, जीन सीक्वेंस या डीएनए सीक्वेंस बोलो, ठीक है। किसका, HbA पेप्टाइड का, यानी हीमोग्लोबिन, एक नॉर्मल ह्यूमन ग्लोबिन का है। तो इसमें से अपने को पहले तो गिवन बिलो इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमिनो एसिड, एक टाइप का ये क्या है, एमिनो एसिड का अपने पास स्ट्रक्चर दिया गया है। कंपोजिशन ऑफ रिवेलेंट ट्रांसमिटेड पोजीशन ऑफ बीटा, बीटा प्रोटीन की अपने पास पूरी तरह से सेटअप शो किया गया है, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हीमोग्लोबिन रिलेटेड टू द शेप ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल। ह्यूमन रेड ब्लड सेल, इसमें कुछ समझने वाला चीज नहीं है, अब जो समझना है वो इस क्वेश्चन के थ्रू समझना है। इज दिस रिप्रेजेंटेशन इंडिकेट अ नॉर्मल ह्यूमन और अ सफरर फ्रॉम अ सर्टेन जेनेटिक डिसीज, गिव रीजन। मतलब ये जो अपने पास एक पूरा का पूरा दिया गया है सेटअप, ये किसके लिए दिया गया है, एक सफरर के लिए दिया गया है या फिर एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए दिया गया है, एक नॉर्मल फीमेल होगी या फिर नॉर्मल मेल होगा या फिर कोई एक सफरर के लिए होगा, तो ये अपने को बताना। सिंपल आप यहाँ नीचे से ही देख के जान जाओगे। पहला तो क्या कंडीशन, अगर यहाँ पास ग्लू प्रेजेंट है, यानी GLU ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है, उसके जीन्स प्रेजेंट हैं, तो आप सिंपल से बोल देना कि हाँ ये एक नॉर्मल के केस, नॉर्मल केस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो इंडिविजुअल होगा वो कोई भी डिसीज से अफेक्ट नहीं होगा, मतलब उसमें सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, कोई भी एनीमिया के कैरेक्टर्स उसमें शो नहीं होंगे, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड, अगर ग्लूटामिक एसिड की 6 पोजीशन पे पेयर में अगर चेंजेस आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है, तब हम बोलते हैं वो एक सिकल सेल एनीमिया का केस है, यानी एक डिसऑर्डर हीमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक, सिकल सेल हीमोग्लोबिन बनाएगा। पर यहां ऐसा कुछ नहीं है, 6 पोजीशन पे ग्लू रहना चाहिए, वो है, ठीक। एक तो ये कंडीशन आ गया। दूसरा आप यहां से कंफर्म हो गए, ठीक है, तो यहां से भी आप सही कर सकते हो। साइटोसिन सेल दिया गया है, GAG, ठीक है, GAG नॉर्मल क्या रहता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में GAG ही प्रेजेंट रहता है, बट एक अननॉर्मल हीमोग्लोबिन में सर्टेन क्या GUG प्रेजेंट रहता है, जो कि अफेक्टेड है अपने लिए, ठीक है। और ये mRNA बना रहे हैं, ये सारी चीजें ना अभी आपको समझ नहीं आएगी, बट एक चीज सडन सा पॉइंट समझ के चलो, जब अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तब यहाँ सारे के सारे GUG AG TAC TC क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बट उससे पहले एक समझ के चलो, जो हमने अभी समझा था अपने टॉपिक्स में इससे पहले ही, कि अगर ग्लू यानी 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है तो एक नॉर्मल कंडीशन को शो करेगा, अगर नॉट प्रेजेंट तब वो एक अफेक्टेड इंडिविजुअल को शो करेगा। तो यहाँ प्रेजेंट है तो ये एक नॉर्मल को शो कर रहा है। रीजन भी लिख देना, क्योंकि 6 पोजीशन से ग्लूटामिक एसिड यानी ग्लू की कोई भी चेंजेस नहीं देखने मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, व्हाट ए डिफरेंस वुड बी नोटिस्ड इन द फिनोटाइप ऑफ द नॉर्मल एंड द सफरर रिलेवेंट टू द जीन। अपने को क्या इसमें से डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं फिनोटाइपिक ऑफ नॉर्मल एंड सफरर, सफरर के बीच में और एक नॉर्मल जो सिकल सेल एनीमिया या फिर जिसके सिकल सेल एनीमिया हो गया है और एक नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा उसमें क्या डिफरेंस आएगा। तो फिनोटाइपिक रेशियो अगर इसकी बात करते हैं तो चलो निकाल लेते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो जिसको याद है तो वैसे तो ठीक है, जिसको याद नहीं है वैसे इसकी रेशियो कितनी होती है, फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 फॉर अफेक्टेड के लिए होता है, और नॉर्मल के लिए क्या होता है 3:1, ठीक है, 3:1 होता है। समझ आ गया।
तो ये एक नॉर्मल के लिए, तो नॉर्मल और अफेक्टेड में अपने पास जीनोटाइपिक रेशियो एकदम से चेंज जीनोटाइपिक रेशियो सेम टू सेम मिलेगा, बट अगर फिनोटाइपिक रेशियो में चल दोगे ना तो नॉर्मल के लिए फिनोटाइपिक रेशियो कुछ इस तरह से आएगा और एक अफेक्टेड के लिए फिनोटाइपिक रेशियो कुछ PHENOT/PH फिनोटाइपिक रेशियो ऊपर वाला आएगा, मतलब सेम टू सेम एज अ जीनोटाइपिक रेशियो। तो ये कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखना, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक क्या होता है उसको जस्ट यहाँ साइड में एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। जैसे कि अगर एक अफेक्टेड के लिए क्या कोड करते हैं, अफेक्टेड के लिए HBS कोड करते हैं या HBA, ठीक है। HBS एक नॉर्म किसके लिए कोड करता है, HBS कोड करता है फॉर अफेक्टेड के लिए, और नॉर्मल के लिए HBA कोड करता है। समझ आ गया? तो ये दोनों दो कंडीशंस हैं। अगर ये वाली कंडीशंस आई, जैसे कि हमारे पास HBA एंड HBS है, ये दोनों चीजें हैं, तो ये क्या किस केस को शो करेगा, ये एक शो करेगा अपना कैरियर को, ठीक है। एक मेल या फीमेल कैरियर होगा, या फिर अगर हमारे पास HBS एंड HBS ये दोनों केस है, HBS एंड HBS, तो ये एक अफेक्टेड को शो करेगा। तो ये सारे के सारे केसेस को ना आप ड्रॉ कर लेना, जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था इसकी टॉपिक के जब पढ़ रहे थे, तो वो वाला भी साइड में कर लेना। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए उस सारे टॉपिक्स को हम नहीं कवर कर रहे हैं, ठीक। ये हो गया। तो नेक्स्ट इसी में एक और शायद क्वेश्चन रह गया है जो आपका एज अ होमवर्क समझ लेना, या फिर आप चाहो तो नेक्स्ट लेक्चर में इसे कवर कर लेंगे। कहाँ गया यार, गुम गया। नेक्स्ट, who are like to suffer more from the defect related to this gene represented in male or female or both and male equally and why। मतलब इन दोनों ये जो अपना डिसीज है इससे कौन ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, एक मेल इफेक्ट हो सकता है या फीमेल, या फिर मेल एंड फीमेल का दोनों का चांसेस इक्वल है। तो दोनों के चांसेस यहाँ इक्वल है, क्योंकि ये एक टाइप की कोई एक टाइप की सेक्स लिंकेज रिसेसिव डिसीज टाइप की नहीं है, कि सिर्फ और सिर्फ मेल को होगी या फिर सिर्फ और सिर्फ फीमेल को होगी, ये सिर्फ दोनों में हो सकती है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है कि क्या ये दोनों में इक्वल चांसेस है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया हो। ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, तो बस ये वीडियो में यहीं तक, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।